तो इस वीडियो में हम जानेंगे मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 के बारे में। जैसे कि 3 तरह के वेजेस होते हैं, लिविंग वेजेस, फेयर वेजेस और मिनिमम वेजेस। तो ये मिनिमम वेजेस है क्या? ये मिनिमम वेजेस है वो वेजेस जिसमें एक एम्प्लॉई जो बेसिक नीड्स है, मतलब फूड, शेल्टर और क्लॉथिंग, वो सब चीज़ें अफोर्ड कर सके, उसी को कहते हैं मिनिमम वेजेस, जो कि आता है इन बिटवीन द लिविंग वेजेस एंड फेयर वेजेस। तो इसी रिलेटेड जो एक्ट बनाया गया है उसको कहते हैं मिनिमम वेजेस एक्ट 1948। तो चलिए इसको डिटेल से जानते हैं। तो देखिए, जो मिनिमम वेजेस एक्ट है वो इनेक्टेड प्राइमरीली हुआ था जितने भी वर्कर्स है जो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में सब काम करते हैं, उनको प्रोटेक्शन देना। और इसका जो इनिशिएटिव था वो इनिशिएटिव लिए थे श्री KGR चौधरी ने इन 1920। फिर आता है इसके लिए जो इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस हुआ था उसने अडॉप्ट किया था 1928 में, रिलेटिंग टू द वेज फिक्सिंग मशीनरी इन ट्रेड्स और पार्ट्स ऑफ ट्रेड। और वो जो कमेटी बनाई गई थी ऑन फेयर वेजेस वो बनाई गई थी 1948 में, ताकि वेज स्ट्रक्चर जो है उसको गाइडलाइंस प्रोवाइड की जा सके। और ये जो मिनिमम वेजेस का बिल था वो पहले इंट्रोड्यूस हुआ था सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में ऑन 11/4/1946 और फिर इट केम इनटू फोर्स ऑन 15 मार्च 1948। और जो मिनिमम वेजेस एक्ट है वो पास हुआ 1948 में और 15 मार्च 1948 से वो एप्लीकेबल हुआ। एंड दिस एक्ट एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया, सिंगल यूनिफॉर्म मिनिमम वेज रेट अक्रॉस द कंट्री एंड द स्ट्रक्चर हैज़ बिकम ओवरली कॉम्प्लेक्स। जी हाँ, एक सिंगल यूनिफॉर्म मिनिमम रेट ऑफ वेजेस नहीं है पूरे देश में, वो वैरी करता है, इसीलिए ये बहुत ही ज़्यादा एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है रिगार्डिंग द मिनिमम वेजेस। फिर देखिए, अगर हम बात करें लेटेस्ट मिनिमम वेजेस की, जो कि जितने भी शॉप्स है, एस्टैब्लिशमेंट्स है उड़ीसा में, उसके ऊपर लागू होता है फ्रॉम 1 अप्रैल 2022। और ये जो कि अपडेटेड हुआ है एज ऑन 2 मई 2022, ये कहता है कि जितने भी अनस्किल्ड वर्कर्स हैं उनको पर डे उनका मिनिमम वेजेस रहेगा 326 रुपीज़। जितने भी सेमी स्किल्ड वर्कर्स हैं उनको मिलेगा दिन के 366 रुपीज़ पर डे। जितने भी स्किल्ड या फिर क्लरिकल वर्क्स करते हैं उनको मिलेगा 416 रुपीज़ पर डे। और जितने भी हाईली स्किल्ड वर्कर्स हैं उनको मिलेगा रुपीज़ 476 पर डे। ये है मिनिमम वेजेस का रेट उड़ीसा में। फिर आते हैं हम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एक्ट। इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है? इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव ये है, पहला तो जो भी वर्कर्स जो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं उनको कितना मिनिमम वेजेस दिया जाएगा ये प्रोवाइड करता है। वर्कर्स का कोई एक्सप्लॉयटेशन ना कर सके, इसीलिए भी ये काम करता है। और इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव है टू एम्पावर द गवर्नमेंट टू टेक स्टेप्स फॉर फिक्सिंग मिनिमम वेजेस एंड टू रिवाइजिंग इट इन ए टाइमली मैनर। मतलब ये एक्ट गवर्नमेंट को पावर देता है कि वो फिक्स करेगा मिनिमम वेजेस और उसको टाइम टू टाइम रिवाइज भी करेगा। और ये एक्ट कहता है प्रोवाइड फॉर फिक्सेशन एंड रिवीजन ऑफ मिनिमम वेजेस ऑफ वर्कर एंगेज्ड इन द स्केड्यूल एम्प्लॉयमेंट्स। मतलब जो वर्कर्स स्केड्यूल एम्प्लॉयमेंट्स में है, अच्छा इस एक्ट में स्केड्यूल्स है तो उस स्केड्यूल के हिसाब से जो वर्कर्स जिस काम में एम्प्लॉयड है उसके लिए कितना मिनिमम वेजेस फिक्स्ड किया गया है वो भी ये एक्ट बताता है। उसके बारे में फिक्सेशन, मतलब मिनिमम वेजेस का फिक्सेशन और उसका रिवीजन, ये भी वो एक्ट बताता है। मतलब ये मिनिमम वेजेस एक्ट कहता है। अभी जानते हैं व्हाट आर द स्केड्यूल एम्प्लॉयमेंट्स, सेक्शन 2 सबसेक्शन D के हिसाब से। सो जितने भी स्केड्यूल एम्प्लॉयमेंट्स है उसको हम मानेंगे जो एम्प्लॉयमेंट स्केड्यूल में लिखे गए हैं, मतलब जो स्केड्यूल में अपेंडेड है टू द मिनिमम वेजेस एक्ट, और या फिर कोई भी प्रोसेस या फिर ब्रांच ऑफ वर्क जो कि उस एम्प्लॉयमेंट का अगर पार्ट भी है तो उसको हम स्केड्यूल एम्प्लॉयमेंट्स
मानेंगे। और फिर कहता है जितने भी मिनिमम वेजेस है वो अगर किसी इंडस्ट्री के लिए फिक्स्ड नहीं होते हैं, मतलब किस केसेस में फिक्स्ड नहीं होंगे मिनिमम वेजेस, ये कहता है अगर पूरे स्टेट में अगर उस इंडस्ट्री में लेस देन 1000 एम्प्लॉयज़ हैं, मतलब पूरे स्टेट भर में अगर कोई भी इंडस्ट्री में लेस देन 1000 एम्प्लॉयज़ एंगेज्ड है उस काम में, तो इन दैट केस मिनिमम वेजेस फिक्स्ड नहीं हो सकते। और ये जो स्केड्यूल है, जो स्केड्यूल एम्प्लॉयमेंट हम पढ़ रहे थे, वो स्केड्यूल 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। एक है पार्ट 1 और दूसरा है पार्ट 2। ओरिजिनली अगर बात किया जाए तो स्केड्यूल के पार्ट 1 में है टोटल 12 एंट्रीज, मतलब 12 एम्प्लॉयमेंट्स, और जो पार्ट 2 है उसमें जो भी एम्प्लॉयमेंट्स लिखे गए हैं वो है एग्रीकल्चर रिलेटेड। और फिर ये एक्ट कहता है अगर इस स्केड्यूल में और ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट्स ऐड करने की ज़रूरत पड़ी टू फिक्स द मिनिमम वेजेस तो वो भी किया जा सकता है। एंड अकॉर्डिंगली जो भी पावर्स है, मतलब रिगार्डिंग द एडिंग और आइडेंटिफाइंग मेनी मोर एम्प्लॉयमेंट्स, ये पावर दिया गया है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट्स को। वो अगर चाहे तो इस स्केड्यूल में और ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट्स वो ऐड कर सकती है, और ये कहता है सेक्शन 21 ऑफ दिस एक्ट। और जब भी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कोई नया एम्प्लॉयमेंट ऐड करेगी इस शेड्यूल में, तो जो प्रोसीजर कहा गया है सेक्शन 21 में उसी को फॉलो करना पड़ेगा। सो एज अ रिजल्ट द स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट have made several addition to the schedule and it differ from state to state। अभी आते हैं हम इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस जो कि ज़्यादातर सेक्शन 2 में कहा जाता है। तो पहला आता है हमारा एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, जो कि सेक्शन 2 सबसेक्शन बी में कहा गया है। ये कहता है जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो कौन है, अगर रेलवेज़ का केस हुआ या फिर कोई ऐसा एस्टैब्लिशमेंट जो कि सेंट्रल एक्ट के थ्रू आता है तो उसका एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगा सेंट्रल गवर्नमेंट, और इन अदर केसेस एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगा स्टेट गवर्नमेंट। अच्छा, तो एम्प्लॉय कौन, सेक्शन 2 सबसेक्शन आई के हिसाब से, तो एम्प्लॉय का डेफिनेशन ये कहता है कोई भी पर्सन वो अगर एम्प्लॉयड हो फॉर हायर बेसिस और रिवॉर्ड बेसिस, वो चाहे स्किल्ड वर्क में इन्वॉल्व हो, अनस्किल्ड वर्क में एंगेज हो, मैनुअल वर्क, क्लॉरिकल वर्क, कुछ भी वो काम करता हो अगर स्केड्यूल एम्प्लॉयमेंट में, तो उसको हम एम्प्लॉई मानेंगे। इस एम्प्लॉई के डेफिनेशन में कौन एक्सक्लूडेड है, ये कहता है एनी मेंबर ऑफ द आर्म फोर्सेस ऑफ द यूनियन। कोई भी मेंबर जो कि आर्म फोर्सेस का मेंबर हो तो उसको एम्प्लॉय के डेफिनेशन में शामिल नहीं किया जाएगा। अब ये एम्प्लॉयर कौन है, सेक्शन 2 सबसेक्शन ई के हिसाब से एम्प्लॉयर मतलब कोई भी पर्सन जिसने एम्प्लॉयमेंट में रखा है, वो चाहे डायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट में किसी भी वर्कर को रखे या फिर थ्रू अनदर पर्सन या फिर उसके बिहाफ में अगर भी कोई रखता है तो उसको एम्प्लॉयर ही माना जाएगा। और कोई भी एम्प्लॉई वो अगर स्केड्यूल एम्प्लॉयमेंट में काम करता है या फिर 2 से ज़्यादा स्केड्यूल एम्प्लॉयमेंट में काम करता है तो उसके लिए जो मिनिमम रेट ऑफ वेजेस होंगे इस एक्ट के हिसाब से वही लागू होगा। फिर अभी हम आते हैं वेजेस, जो कि सेक्शन 2 सबसेक्शन एच में कहा गया है। मिनिमम वेजेस का मतलब क्या है, मिनिमम वेजेस कहे तो जितने भी रेमुनरेशन से जो कि कैपेबल है टू बी पेड इन मनी और मनीटरी टर्म्स या फिर कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे, तो उसको हम मिनिमम वेजेस बोलेंगे। और अगर आम तौर पे देखा जाए तो जो मिनिमम वेजेस है उसमें इंक्लूडेड है बेसिक प्लस डीएनएस अलाउंस प्लस हाउस रेंट अलाउंस। लेकिन मिनिमम वेजेस में क्या शामिल नहीं है वेजेस के डेफिनेशन में, ये कहता है कोई भी अगर कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर देता है टुवर्ड्स द प्रोविडेंट फंड, पेंशन फंड या फिर उससे रिलेटेड कोई भी सोशल इंश्योरेंस स्कीम में, तो उसको हम वेजेस में शामिल नहीं करेंगे, इंक्लूड नहीं करेंगे।
अगर एम्प्लॉयर किसी तरह का ट्रैवलिंग अलाउंस देता है या फिर ट्रैवलिंग कंसेशन का वैल्यू देता है तो उसको भी हम वेजेस में इंक्लूड नहीं करेंगे। या फिर कोई भी ऐसा पेमेंट जो कि डिफरेंट एक्सपेंस की तरह हो तो उसको भी हम वेजेस में इंक्लूड नहीं करेंगे। जो ग्रेचुइटी अमाउंट है उसको भी वेजेस में इंक्लूड नहीं करेंगे। फिर कहता है अगर एम्प्लॉयर किसी तरह का हाउस अकोमोडेशन का वैल्यू दे रहा है या फिर सप्लाई ऑफ लाइट, वाटर, मेडिकल अटेंडेंस तो उसको भी हम वेजेस में इंक्लूड नहीं करेंगे। या फिर किसी तरह का अदर एमिनिटी जो कि जनरल या फिर स्पेशल ऑर्डर के तहत हो जो कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने दिया हो तो उसको भी हम वेजेस में इंक्लूड नहीं करेंगे। फिर आते हैं हम इसका जो मिनिमम वेजेस जो फिक्स हुआ है वो कितने देर तक रहेगा, मतलब उसका ड्यूरेशन कितना होगा। तो ये कहता है इन एवरी 5 years बेसिक रेट्स ऑफ एवरी इंडस्ट्री आर डिसाइडेड बाय मिनिमम वेजेस कमिटी। और जो डीएनएस अलाउंस है वो हर 6 महीने में चेंज होंगे और उसको डिसाइड करेगा गवर्नमेंट। तो अभी आते हैं हम फिक्सेशन ऑफ मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए के हिसाब से। सो जो भी मिनिमम रेट ऑफ वेजेस है ना वो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट फिक्स करेगा। किन केसेस में? ये कह रहा है कि जितने भी एम्प्लॉयमेंट्स है जो कि स्केड्यूल के पार्ट 1 में है उसका जब भी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट फिक्स करेगा मिनिमम रेट ऑफ वेजेस वो हर जोनल लेवल के हिसाब से और जितने भी अलग अलग लोकेलिटीज़ है उनके हिसाब से वो सब अलग अलग होंगे, डिफरेंट रेट्स होंगे। सो शैल फिक्स मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस फॉर एन एम्प्लॉयमेंट स्पेसिफाइड इन पार्ट 1। जो पार्ट 1 में 12 एंट्रीज है तो वो अलग अलग रेट्स होंगे, मतलब मिनिमम वेजेस का रेट्स अलग होंगे। और ऐसा एक केस भी है बस्ती राम वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश का केस जो पार्ट 2 का है, शेड्यूल का पार्ट 2। ये कहता है जो मिनिमम रेट ऑफ वेजेस होंगे इस केसेस में एंटायर स्टेट के ऊपर एक ही रेट लागू नहीं हो सकता। तो मैं ये ज़रा बता दूं कि ये जो स्केड्यूल एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से जो मिनिमम रेट ऑफ वेजेस फिक्स होते हैं ना वो वेरिएबल डीएनएस अलाउंस के हिसाब से होते हैं जो कि कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स के ऊपर डिपेंड करता है। इसी वजह से ये अलग अलग होते हैं, मतलब जो भी मिनिमम रेट ऑफ वेजेस है वो हर जगह के लिए अलग होते हैं। और ये पार्ट 2 जो कि हमारा एग्रीकल्चर रिलेटेड जितने भी एम्प्लॉयमेंट्स है ये कहता है कि वो एंटायर स्टेट में एक ही मिनिमम रेट ऑफ वेजेस फिक्स नहीं हो सकता। तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इस केसेस में भी डिफरेंट रेट ऑफ वेजेस फिक्स करती है। और या फिर ऐसा भी हम कह सकते हैं कि एक मिनिमम रेट ऑफ वेजेस पूरे स्टेट के लिए लागू नहीं हो सकता। फिर कहता है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट वो मे नॉट फिक्स minimum rate of wages in respect of any scheduled employment in which less than 1000 employees in the whole state are engaged। मतलब अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कभी भी एक रेट ऑफ मिनिमम वेजेस फिक्स नहीं कर सकता पूरे स्टेट भर में अगर उस एम्प्लॉयमेंट में लेस देन 1000 एम्प्लॉयज़ इन्वॉल्व है। हाँ, अगर उससे ज़्यादा हुआ तो इन दैट केस अगर पता चला बाद में कि वो जो एम्प्लॉयमेंट है उसमें एम्प्लॉयज़ का जो नंबर है वो 1000 से ज़्यादा हो चुका है, इन दैट केस अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट फिक्स कर सकता है मिनिमम वेज रेट, नहीं तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट नहीं कर सकता फिक्स। अभी आते हैं हम सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी जो कि कहता है रिवीजन ऑफ मिनिमम वेजेस। तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो भी मिनिमम वेजेस रेट फिक्स की होगी वो उसको रिवाइज भी करना पड़ता है, जो कि कहता है कि टाइम टू टाइम जिन क्लासेस के ऊपर फिक्स हुआ है मिनिमम रेट ऑफ वेजेस फॉर द होल स्टेट उसको अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट रिव्यू करेगी और रिवाइज करती रहेगी। और इस रिवीजन या फिर रिव्यू में मैक्सिमम इंटरवल हो सकता है 5 years का, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता।
सकता। मतलब अगर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने कोई भी मिनिमम रेट ऑफ वेजेस फिक्स किया है, वो मैक्सिमम चल सकता है 5 साल के लिए, उससे ज़्यादा नहीं। हाँ, अगर ये बात मैं कहूँ तो उससे पहले चेंज हो सकता है, उससे पहले रिवाइज हो सकता है रेट, बिल्कुल हो सकता है। अभी आते हैं हम मैनर ऑफ फिक्सेशन और रिवीजन ऑफ मिनिमम वेजेस। तो किस तरीके से ये जो मिनिमम वेजेस है वो फिक्स होते हैं या फिर रिवाइज होते हैं, ये कहता है हमारा अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3 सबसेक्शन 2, जो कि कहता है द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में फिक्स मिनिमम रेट ऑफ वेजेस फॉर टाइम वर्क नोन एज अ मिनिमम टाइम रेट, या फिर ऑन पीस वर्क नोन एज मिनिमम पीस रेट, या फिर ए गारंटीड टाइम रेट फॉर दोज एम्प्लॉयड इन पीस वर्क फॉर द पर्पज ऑफ सिक्योरिंग to such employees a minimum rate of wages on a time work basis. And this is intended to meet a situation where operation of minimum piece rate fixed by appropriate government may result in a workers earning less than minimum wages. ठीक है, तो जो भी appropriate government minimum rate of wages फिक्स करेगा वो टाइम वर्क के बेसिस पे फिक्स करेगा, तो जिसको हम कह सकते हैं मिनिमम टाइम रेट के हिसाब से, और जो भी पीस रेट वर्कर से पीस वर्क के हिसाब से, उसको कहेंगे हम मिनिमम पीस रेट के हिसाब से। फिर आता है हमारा गारंटेड टाइम रेट के हिसाब से भी हो सकता है। ये उनके लिए अप्लीकेबल है जो एम्प्लॉइज़ पीस वर्क के बेसिस पे काम करते हैं और उनका जो वर्क है मिनिमम रेट ऑफ वेजेस है वो अगर टाइम वर्क के बेसिस पे हो। तो इन दैट सिचुएशन अगर कोई वर्कर अकॉर्डिंग टू द ऑपरेशन ऑफ मिनिमम पीस रेट फिक्स्ड बाय अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, उसी हिसाब से अगर देखा जाए वो अगर मिनिमम वेजेस से कम अर्न करता है तो इन दैट केस उसको गारंटेड टाइम रेट के हिसाब से सैलरी या वेजेस मिलेगी। फिर आता है हमारा ओवर टाइम रेट। ये ओवर टाइम रेट क्या है? कोई भी वर्कर अगर एक हफ्ते में 48 आवर्स से ज़्यादा काम करता है तो उसको ओवर टाइम रेट के हिसाब से पैसे मिलते हैं, मतलब वेजेस उसको दिया जाता है। तो मिनिमम रेट वेर ए टाइम रेट और ए पीस रेट टू अप्लाई इन सब्सटीट्यूशन फॉर मिनिमम रेट which would otherwise be applicable in respect of overtime work done by employees। फिर सेक्शन 3 सबसेक्शन 3 ये कहता है कि जो डिफरेंट मिनिमम रेट ऑफ वेजेस फिक्स होते हैं ना, वो किस तरीके से फिक्स होते हैं। ये कहता है अलग से स्केड्यूल एम्प्लॉयमेंट के, मतलब जितने भी अलग अलग स्केड्यूल एम्प्लॉयमेंट से उसी हिसाब से उनके अलग अलग मिनिमम रेट ऑफ वेजेस फिक्स होते हैं। जितने भी डिफरेंट क्लास ऑफ वर्क से लेकिन सेम स्केड्यूल एम्प्लॉयमेंट में, उसके लिए भी अलग अलग मिनिमम रेट ऑफ वेजेस फिक्स होते हैं। जो एडल्ट्स है या फिर एडोलेसेंट है या फिर चिल्ड्रन है या फिर अप्रेंटिस है, तो उनके लिए भी अलग अलग मिनिमम रेट ऑफ वेजेस फिक्स होते हैं। तो फिर कहता है डिफरेंट लोकेलिटी के हिसाब से, डिफरेंट लोकेलिटी के हिसाब से भी डिफरेंट मिनिमम रेट ऑफ वेजेस फिक्स होते हैं। जैसे कि मिनिमम वेजेस जो है वो डिपेंड करता है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स के ऊपर। तो इसी हिसाब से डिफरेंट लोकेलिटीज़ का जो लिविंग इंडेक्स है, मतलब हर लोकेलिटी के हिसाब से उस जगह पे रहने का जो खर्चा है वो अलग अलग होते हैं ना। जैसे मान लीजिए कि आप अगर किसी गांव में हैं बिहार के, तो आपको जितना खर्चा आएगा एक दिन का, वही आप अगर किसी मेट्रो में जाके रहते हैं तो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में तो वो तो अलग रहेगा। तो इसी हिसाब से अलग अलग लोकेलिटी के हिसाब से अलग अलग मिनिमम रेट ऑफ वेजेस होंगे। फिर आते हैं हम मिनिमम रेट ऑफ वेजेस में बी फिक्स्ड बाय एनी वन और मोर ऑफ फॉलोइंग वेज पीरियड, मतलब वेज पीरियड के हिसाब से भी अलग अलग मिनिमम रेट ऑफ वेजेस फिक्स हो सकते हैं। जैसे कि आवर के हिसाब से, डे के हिसाब से, मंथ के हिसाब से। लेकिन
ज़्यादा से ज़्यादा एक वेज पीरियड का जो ड्यूरेशन है वो 1 महीने से ज़्यादा नहीं हो सकता। ये कहता है हमारा पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936। अभी आते हैं हम प्रोसीजर फॉर फिक्सिंग एंड रिवाइजिंग मिनिमम वेजेस, जो कि कहता है सेक्शन 5। मतलब जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो किस तरीके से फिक्स करेगी और रिवाइज करेगी मिनिमम वेजेस। सो इसके लिए अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास 2 मेथड्स है। पहला मेथड है वो है फर्स्ट मेथड, जिसको कहते हैं कमिटी मेथड, जो कि आता है सेक्शन 5 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए में। इसमें क्या करता है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, वो क्या करता है कमिटीज़ को अपॉइंट करता है और सब कमिटीज़ को अपॉइंट करता है। वो क्या करते हैं इंक्वायरीज करते हैं, फिर एडवाइस करते हैं अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को। मतलब इंक्वायरीज करने के बाद वो डिसाइड करते हैं कि कितना मिनिमम वेजेस होना चाहिए, या रिवाइज करने के बाद वो डिसाइड करते हैं कितना मिनिमम वेजेस का रेट होना चाहिए। वो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को एडवाइस करते हैं। फिर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट वो सब एडवाइस को कंसिडर करने के बाद वो अपना जो ऑफिशियल गैजेट है भारत का राजपत्र, उसमें नोटिफिकेशन देती है कि अब से ये है हमारे रिवाइज्ड मिनिमम रेट ऑफ वेजेस या फिर जो फिक्स्ड मिनिमम रेट ऑफ वेजेस। फिर आते हैं हम जो वेज है, तो वेज का जो रेट्स है वो किस तरीके से होता है। भले ही कमिटी मेथड के हिसाब से हो तो किस तरीके से होता है एप्लीकेबल। ये कहता है अगर जो नोटिफिकेशन अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने दिया है अपने ऑफिशियल गैजेट में, उसमें अगर कोई डेट मेंशन ना हो, कोई भी डेट नहीं लिखा है, इन दैट केस वो रिवाइज रेट या फिर फिक्स्ड रेट कब से लागू होंगे। इन दैट केस ये कहता है कि जब से नोटिफिकेशन इशू हुआ उसी डेट से गिन के, मतलब उसी डेट से लेकर के जब से 3 महीने ख़त्म होते हैं, मतलब द रिवाइज रेट shall come into force on the expiry of 3 months from the date of the issue of notification। जब से नोटिफिकेशन इशू हुआ उसी दिन से लेकर के 3 महीने जब ख़त्म होते हैं तब से ये फिक्स्ड मिनिमम रेट ऑफ वेजेस या फिर रिवाइज्ड मिनिमम रेट ऑफ वेजेस लागू हो जाएंगे। अभी आते हैं हम ये जो कमिटीज़ या सब कमिटीज़ या फिर एडवाइजरी बोर्ड जो बनाए जाते हैं बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, वो किन को लेकर के बनाया जाता है, मतलब उसमें मेंबर्स कौन कौन होते हैं। तो ये कहता है जो कमिटीज़ सब कमिटीज़ या एडवाइजरी बोर्ड है उसको जो गवर्नमेंट बनाता है उसमें रहेंगे इक्वल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ एम्प्लॉयर्स, एम्प्लॉयज़ एंड इंडिपेंडेंट पर्सन्स। ठीक है। अभी आते हैं हम मिनिमम रेट ऑफ वेजेस सेक्शन 4। तो जो रेट मिनिमम रेट फिक्स होता है वेजेस का वो किस बेसिस पे होता है। सो जो मिनिमम रेट ऑफ वेजेस है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ये कहता है कि वो बेसिक जितना भी वेजेस का बेसिक होगा उसमें स्पेशल अलाउंसेस को मिला दो। मतलब जो वेरिएबल डियरनेस अलाउंस कह सकते हैं या फिर जो वेरिएबल कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स है उसको भी हम कह सकते हैं, उसी हिसाब से फिक्स हो सकते हैं। या फिर बेसिक प्लस कैश वैल्यू ऑफ कंसेशनल सप्लाई ऑफ मटेरियल्स लाइक फूड, क्लॉथेस एसेट्रा, इसके ऊपर भी डिसाइड हो सकता है मिनिमम रेट ऑफ वेजेस। फिर कहता है या फिर जितने भी रेट से, मतलब बेसिक्स, कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस, कैश वैल्यू ऑफ कंसेशनल सप्लाई ऑफ मटेरियल्स, इन सब को मिलाकर के भी मिनिमम रेट ऑफ वेजेस फिक्स हो सकता है। तो अभी देखते हैं ये कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स है क्या। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स का मतलब है इन रिलेशन टू एम्प्लॉयज़ इन एनी स्केड्यूल एम्प्लॉयमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ व्हिच
minimum rate of wages has been fixed means the index number ascertained and declared by the competent authority by notification in official gazette to be the cost of living index number applicable to employees in such employment. देखिए, हर जगह के कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स के हिसाब से उस जगह पे जितने भी एम्प्लॉयमेंट्स है और उनमें जो जो एम्प्लॉयज़ काम करते हैं उनका लिविंग इंडेक्स के हिसाब से उनका मिनिमम रेट ऑफ वेजेस फिक्स होता है। तो अब बात आती है कि ये इंडेक्स कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर है क्या? ये कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स जो है नंबर जो है वो डिसाइड करती है गवर्नमेंट, और डिसाइड करने के बाद हर जगह का एक लिविंग इंडेक्स नंबर, मतलब उस जगह पे जीने के लिए आपको दिन के कितने पैसे चाहिए, वो एक नंबर होता है जो कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट वो सब इंक्वायरी करने के बाद एक नंबर अलॉट करती है, फिर उसको मेंटेन करती है। तो उसी कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर के बेसिस पे जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं किसी भी स्केड्यूल एम्प्लॉयमेंट में उनका मिनिमम रेट ऑफ वेजेस फिक्स होता है। अभी आते हैं हम सेकंड मेथड जो कि है सेक्शन 5 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी के तहत, जिसे कहते हैं नोटिफिकेशन मेथड। तो ये नोटिफिकेशन मेथड है क्या? ये कहता है कि जब फिक्स होता है मिनिमम वेजेस अंडर सेक्शन 5 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है वो अपने ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश करती है प्रपोजल्स, मतलब कि जो भी वो मिनिमम वेजेस का रेट फिक्स करेगा उसके लिए वो क्या करता है, कम से कम 2 महीने से पहले या 2 महीने पहले वो इन्फॉर्मेशंस के लिए, प्रपोजल्स के लिए नोटिफिकेशन देता है अपने ऑफिशियल गैजेट में। फिर जितने भी उसको रिप्रेजेंटेशंस मिलते हैं वो उनको कंसिडर करता है, मतलब एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट आफ्टर नोटिफिकेशन whatever representation it received it considers it। फिर क्या करता है, देन अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट एडवाइजरी बोर्ड के साथ कंसल्ट करता है, और ये एडवाइजरी बोर्ड वो है जो कि अंडर सेक्शन 7 बनाया जाता है। फिर एडवाइजरी बोर्ड के साथ कंसल्ट करने के बाद अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मिनिमम रेट ऑफ वेजेस को फिक्स करता है या फिर रिवाइज करता है, और रिवाइज या फिक्स करने के बाद उसी रेट को वो अपने ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई करता है, नोटिफिकेशन देता है, और उसके बाद जो न्यू वेज रेट से वो एप्लीकेबल हो जाते हैं। इट कम्स इनटू फोर्स फ्रॉम द डेट ऑफ स्पेसिफाइड इन द नोटिफिकेशन, मतलब जो भी डेट उस नोटिफिकेशन में लिखा होगा उसी रेट से ये न्यू वेजेस रेट एप्लीकेबल होते हैं। या फिर अगर कोई डेट ही मेंशन ना हो, इन दैट केस वो नोटिफिकेशन जब से दिया गया उसी डेट से लेकर के जब 3 महीने ख़त्म हो जाएंगे या 3 महीने पूरे हो जाएंगे तब ये न्यू वेज रेट एप्लीकेबल होगा। और ये जो मिनिमम वेज रेट होता है ना, ये रिवाइज होता है विथ रेट्रोस्पेक्टिव इफ़ेक्ट, मतलब ये रेट्रोस्पेक्टिवली एप्लीकेबल होता है। अभी आते हैं हम एडवाइजरी बोर्ड। ये एडवाइजरी बोर्ड जो बनाया जाता है एज पर सेक्शन 7, ये क्या होता है और ये किस तरीके से काम करता है, इसमें कौन कौन मेंबर्स होते हैं? तो एडवाइजरी बोर्ड को अपॉइंट करता है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। क्यों भाई? टू कोऑर्डिनेट द वर्क ऑफ कमिटीज़ एंड सब कमिटीज़ अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 5, और इस
कमिटी में कौन कौन कंपोजिशन रहता है उनका सेक्शन 9 के तहत? ये कहता है कि ईच ऑफ कमिटी, सब कमिटी एंड द एडवाइजरी बोर्ड shall consist of persons to be nominated by the appropriate government representing the employers and employee in scheduled employments who shall be equal in number। ठीक है, मतलब इस पूरे जो कमिटीज़ है, एडवाइजरी बोर्ड है, इसको जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो बनाता है उसमें कौन कौन मेंबर्स रहते हैं? वही पर्सन्स रहते हैं जिनको अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट नॉमिनेट करता है। और इस नॉमिनेशन में जो रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे वो बोथ एम्प्लॉयर्स को और एम्प्लॉयज़ को जो कि स्केड्यूल एम्प्लॉयमेंट में हैं उन्हीं को रिप्रेजेंट करेंगे, और वो भी इक्वल नंबर में। और इसके साथ में इंडिपेंडेंट पर्सन्स भी रहेंगे और उनका नंबर जो है वो टोटल जितने मेंबर्स होंगे उन टोटल मेंबर में से 1/3 से ज़्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए। और इन्हीं इंडिपेंडेंट पर्सन में से कोई एक बनेगा चेयरमैन, जिसको अपॉइंट करेगी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। अभी आते हैं हम सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड। ये सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड कौन है? सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड जो है उसको अपॉइंट करता है सेंट्रल गवर्नमेंट। क्यों? फॉर द पर्पज ऑफ एडवाइजिंग सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। मतलब सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड का काम क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को एडवाइस देना। किस बारे में? रिगार्डिंग फिक्सेशन एंड रिवीजन ऑफ मिनिमम रेट ऑफ वेजेस। और जो एडवाइजरी बोर्ड है उनके साथ कोऑर्डिनेट होकर के काम करना। और जो सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड है उसमें कंपोजिशन कैसा रहेगा, कौन मेंबर्स रहेंगे? ये कहता है जैसा हमारा एडवाइजरी बोर्ड में था बिल्कुल वैसा, सेम टू सेम वही मेंबर्स, मतलब उसी तरीके से मेंबर्स अपॉइंट होंगे। अभी आते हैं हम मिनिमम वेज, वेदर टू बी पेड इन कैश और काइंड। तो ये कहता है सेक्शन 11। तो सेक्शन 11 ये कहता है कि जो मिनिमम वेजेस है, ये मिनिमम वेजेस कभी भी काइंड्स में आप नहीं दे सकते। हमेशा याद रखिएगा, मिनिमम वेजेस जो है वो हमेशा कैश में दिए जाएंगे, पहला केस। लेकिन अगर एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ऑथराइजेशन देती है या फिर उस लोकेलिटी में अगर ये कस्टम है कि मिनिमम वेजेस को आप होली या फिर पार्टली काइंड्स में भी दे सकते हैं, तो इन दैट केस काइंड्स में भी होली या पार्टली दिया जाता। और ये फिर कहता है द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में ऑथराइज सप्लाई ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज एट कंसेशनल रेट। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अगर ऑथराइजेशन देता है, इन दैट केस जितने भी एसेंशियल कमोडिटीज़ है एज पर द एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट उसको भी कंसेशनल रेट में देकर के वेजेस की तरह यूज़ किया जा सकता है, मतलब वेजेस की तरह उसको हम मान सकते हैं। पेमेंट ऑफ मिनिमम रेट ऑफ वेजेस, सेक्शन 12। जो मिनिमम रेट ऑफ वेजेस फिक्स हुआ होगा उसकी पेमेंट कैसे होगी? ये कहता है कि जो भी मिनिमम वेजेस है उसमें से एम्प्लॉयर किसी तरह का डिडक्शन नहीं कर सकता अदर देन स्टैट्यूटरी डिडक्शंस। स्टैट्यूटरी डिडक्शंस के अलावा मिनिमम वेजेस में से कोई भी डिडक्शन एम्प्लॉयर नहीं कर सकता। साथ ही में अगर कोई एम्प्लॉयर मिनिमम वेजेस से कम पेमेंट करता है एक एम्प्लॉय को ड्यू टू हिज लेस परफॉर्मेंस और ड्यू टू हिज लेस आउटपुट रिजल्ट्स, तो उसको इलीगल कहा जाएगा इस एक्ट के तहत। फिर नॉर्मल वर्किंग आवर, सेक्शन 13। एक एम्प्लॉय के लिए इसको हम कहेंगे नॉर्मल वर्किंग आवर्स। ये कहता है सेक्शन 13 में कि फॉर एन एम्प्लॉय वर्किंग बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 13
the appropriate government may fix the number of work which shall constitute a normal working day inclusive of one or more specified intervals. मतलब एक नॉर्मल वर्किंग डे में जो भी स्पेसिफाइड इंटरवल्स है उसको मिला करके हम समझेंगे कि ये एक पूरा दिन है, मतलब रेस्ट पीरियड्स भी रहेंगे साथ ही काम भी रहेंगे. सो प्रोवाइडेड फॉर ए डे ऑफ रेस्ट इन एवरी पीरियड ऑफ 7 days which shall be allowed to all employees in any specified class of employees and for payment of remuneration in respect of such day of rest, उसको भी हम नॉर्मल वर्किंग आवर बोलेंगे. मतलब हर 7 दिन में एक दिन का छुट्टी होता है, तो उसको भी हम नॉर्मल वर्किंग डेज में जो बाकी के 6 दिन बचे उसको हम नॉर्मल वर्किंग डे की तरह ही काउंट करेंगे. या फिर कोई भी ऐसा दिन जो रेस्ट डे हो, मतलब जिस दिन छुट्टी हो, अगर उस दिन किसी वर्कर को एम्प्लॉयर ने काम करवाया तो उस दिन के लिए जो वेजेस दिया जाएगा वो ओवर टाइम रेट के हिसाब से होगा, नॉर्मल वर्किंग डे के वेजेस के हिसाब से नहीं होगा. और जो मिनिमम वेजेस फिक्स होते हैं ऑन बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल वर्किंग आवर्स, वो होता है एक वीक के 48 आवर्स. ये होता है नॉर्मल वर्किंग आवर्स फॉर 1 वीक. केस भी है विनोद बिहारी शाह वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल. अभी देखते हैं पेमेंट ऑफ ओवरटाइम सेक्शन 14. कोई भी पर्सन अगर एक हफ्ते में 48 आवर से ज़्यादा काम करता है तो उसको ओवरटाइम माना जाएगा. और जो ओवरटाइम काम होता है उसके लिए नॉर्मल वेज रेट नहीं दिया जाता, बल्कि जो ओवरटाइम वेज रेट है जो कि होता है ट्वाइस ऑफ द नॉर्मल वेज रेट, तो उसी को बोला जाता है ओवरटाइम वेजेस रेट. या फिर जो भी वेजेस जो भी नॉर्मल वर्किंग आवर्स से कम कोई पर्सन काम करता है, सेक्शन 15 कहता है कोई भी पर्सन हु हैज वर्कड लेस देन नॉर्मल वर्किंग आवर्स. इस केसेस में एक एम्प्लॉयर उस जॉब के लिए एम्प्लॉय को फुल सैलरी देता है. देखिए, अगर किसी दिन एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को काम देने में किसी तरह से देरी की हो जिसमें एम्प्लॉय की कोई गलती ना हो, उस केस में एम्प्लॉय को फुल सैलरी मिलेगी, ये कहता है सेक्शन 15. लेकिन अगर कोई एम्प्लॉय उसने अपने खुद से काम नहीं किया हो तो इस केसेस में एम्प्लॉय को फुल सैलरी नहीं मिलेगी, वो अगर नॉर्मल वर्किंग आवर से कम काम किया हो. सेक्शन 16 वेजेस फॉर 2 और मोर क्लासेस ऑफ वर्क. मतलब कोई भी एम्प्लॉई अगर किसी भी स्केड्यूल एम्प्लॉयमेंट में अलग अलग क्लास ऑफ वर्क में इन्वॉल्व है, मतलब वो मैकेनिक का भी काम कर रहा है, वो वॉचमैन का भी काम कर रहा है, दोनों क्लास लेकिन एक ही एम्प्लॉयमेंट में है, एक ही इंडस्ट्री में है, एक ही एस्टैब्लिशमेंट में है, इस केसेस में उसको जो वेजेस दिया जाएगा वो किस हिसाब से होगा. तो ये कहता है अगर कोई भी एम्प्लॉय ऐसा 2 और मोर क्लासेस ऑफ वर्क कर रहा है और उसके लिए अगर अलग अलग मिनिमम रेट ऑफ वेजेस एप्लीकेबल होते हैं तो उस केस में देखा जाएगा कि हर एक क्लास में उसने कितना टाइम इन्वेस्ट किया है, उसी टाइम के हिसाब से कितना मिनिमम रेट ऑफ वेजेस होता है फॉर ईच क्लास. फिर उस टाइम का आप उसने जितना भी टाइम एंगेज हुआ है हर क्लास ऑफ वर्क में, उसी टाइम के हिसाब से मिनिमम रेट ऑफ वेजेस ईच क्लास के कितने होते हैं मिला के देना पड़ेगा, ना कि जस्ट मेक अ सिंपल एवरेज रेट ऑफ बोथ क्लास ऑफ वर्क फिर उसका सिंपल एवरेज के हिसाब से पेमेंट दे दो, ऐसा नहीं होगा. देन मिनिमम टाइम रेट वेजेस फॉर पीस वर्क सेक्शन 17. ये कहता है अगर कोई एम्प्लॉई एंगेज्ड है ऑन पीस रेट वर्क for which minimum time rate and not a minimum piece rate has been fixed. मतलब एम्प्लॉई एंगेज्ड है पीस वर्क में लेकिन उस काम के लिए मिनिमम टाइम रेट फिक्स हुआ है, मिनिमम पीस रेट फिक्स नहीं हुआ है. इन केसेस में वेजेस को कैसे दिया जाएगा? तो उस केस में सेक्शन 17 कहता है कि जो मिनिमम वेजेस होगा वो मिनिमम टाइम रेट के हिसाब से दिया जाएगा, मिनिमम टाइम रेट के हिसाब से वेजेस मिलेगा.
सेक्शन 18 रिकॉर्ड टू बी मेंटेन, मतलब रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा एम्प्लॉयर को, जिसमें उसने जितना भी एम्प्लॉयड पर्सन रखा है, मतलब एम्प्लॉयज़ रखे हैं, उनके सारे पर्टिकुलर्स, उनके काम वो जो परफॉर्म करते हैं, उनको कितना वेजेस दिया जाता है और उनका रिसिप्ट, ये सब रजिस्टर में मेंटेन होंगे। सेक्शन 19 इंस्पेक्टर्स एंड हिज पावर्स, तो ये कहता है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है वो अपने ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन डाल के जिसको भी उसको लगे कि ये फिट है टू एक्ट एज एन इंस्पेक्टर फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट, तो वो उसको अपॉइंट करेगा एज इंस्पेक्टर, और उसको जो भी पावर मिलेगा वो उसी हिसाब से फंक्शन करेगा। तो इंस्पेक्टर्स के पावर क्या क्या है? पहला तो कि वो रीजनेबल आवर्स अगर माने तो हम कह सकते हैं वर्किंग आवर्स। तो वर्किंग आवर्स में इंस्पेक्टर जितने भी प्रेमिसेस है, प्लेसेस है, जहाँ पर भी काम होते हैं, मतलब एस्टैब्लिशमेंट, शॉप्स, फैक्ट्रीज, उन प्रेमिसेस में वो एंटर कर सकता है फॉर द पर्पज ऑफ एनी एग्जामिनेशन रिलेटिंग टू दिस एक्ट, जिसमें वो रजिस्टर, रिकॉर्ड्स, वेजेस, नोटिसेस, ये सब का चेकिंग कर सकता है, सबका इंस्पेक्शन वो कर सकता है, ये जानने के लिए कि इस एक्ट के हिसाब से, इस एक्ट के बनाए गए रूल्स के हिसाब से काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। फिर उसको पावर है कि वो जो भी प्रेमिसेस है, प्लेसेस है, रीजनेबल कॉज के तहत कितने एम्प्लॉयज एम्प्लॉयड हैं, वो सब चेकिंग कर सकता है उनका। फिर कहता है अगर इंस्पेक्टर चाहे तो उसको ये भी पावर है कि जो एम्प्लॉयज़ है वो उनसे डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन के लिए पूछताछ भी कर सकता है, मतलब जितने भी वर्कर्स है, आउट वर्कर्स है, उनसे भी वो इन्फॉर्मेशन के लिए बातचीत कर सकता है, उनका नाम, एड्रेस, ये सब वो ले सकता है। फिर डी पॉइंट ये कहता है कि जो रिकॉर्ड्स है, रजिस्टर है, वेजेस है, नोटिसेस है, या उनके पोर्शंस भी है, जो भी उसको इस एक्ट के तहत ठीक लगे तो उसके कॉपीज भी ले सकता है, सीज कर सकता है। और फिर जो जो पावर उसको दिए जाएंगे वो इसी हिसाब से काम करेगा। और जो इंस्पेक्टर है उसको हम मानेंगे एज अ पब्लिक सर्वेंट, और वो पब्लिक सर्वेंट है इसी वजह से एज पर द इंडियन पीनल कोड के हिसाब से अगर वो अपने काम में किसी भी तरह का डिफॉल्टर होता है तो उसको इंडियन पीनल कोड के हिसाब से पनिशमेंट भी मिलेगा। अभी आते हैं सेक्शन 2021 अथॉरिटी एंड क्लेम्स। सेक्शन 20 सबसेक्शन 1 ऑफ द एक्ट कहता है कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है वो अपॉइंट कर सकती है अथॉरिटीज़ को, जो कि किसी तरह का अगर क्लेम अराइज हुआ रिगार्डिंग द मिनिमम वेजेस एक्ट तो वो इन अथॉरिटीज़ के पास जाकर के क्लेम्स कर सकते हैं। जैसे कि अगर किसी को मिनिमम रेट ऑफ वेजेस से कम पेमेंट हुआ, या फिर ओवर टाइम रेट के हिसाब से कम पेमेंट हुआ, या फिर रेस्ट डे में काम करवाया लेकिन पैसे नहीं, कुछ भी इस तरह का केसेस हुई, तो ये है वो अथॉरिटी। पहला है एनी कमिश्नर फॉर वर्कमैन कंपनसेशन और एनी ऑफिसर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सरसाइजिंग फंक्शन एज लेबर कमिश्नर फॉर एनी रीजन, एनी ऑफिसर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट नॉट बिलो द रैंक ऑफ लेबर कमिश्नर, और एनी अदर ऑफिसर विद एक्सपीरियंस एज ए जज ऑफ ए सिविल कोर्ट और एज द स्टाइपेंडरी मजिस्ट्रेट। ये है वो अथॉरिटीज जिनके पास जाकर के कोई भी क्लेम कर सकता है। एंड एनी एग्रीड पर्सन में अप्लाई टू द अथॉरिटी फॉर सेटलिंग हिज क्लेम्स विद इन 6 मंथ, मतलब इस पर लिमिटेशन एक्ट लागू होता है। कोई भी क्लेम करना है तो जब से वो क्लेम अराइज हुआ उसी दिन से लेकर के 6 महीने के अंदर अंदर इन अथॉरिटीज के पास जाकर के क्लेम करना है। ओके, अभी आते हैं हम ऑफेंसेस एंड पेनल्टी सेक्शन 22, जो कि कहता है मिनिमम वेजेस एक्ट के तहत अगर कोई भी एम्प्लॉई को मिनिमम वेजेस से कम पेमेंट होता है तो इन दैट केस पनिशमेंट है। पनिशमेंट है क्या? इम्प्रिजनमेंट हो सकता है अप टू 6 मंथ्स, और फाइन लागू हो सकता है अप टू 500 रुपीज, या फिर बोथ। और with this act has come to an end. Thanks for watching and don't forget to like, share and subscribe my channel.